which of the following would not necessarily lead, जरूरी नहीं है। क्या ढूंढना क्या है जो जरूरी नहीं है कि करंट लायबिलिटी हो? जी ए है जरूरी, एंटिटीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, लायबिलिटीज हेल्ड प्राइमरीली फॉर ट्रेडिंग ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग। ये तो ये कौन सी है वैसे? ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है शायद। और लायबिलिटी इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। बी जरा पढ़े गौर से। द लायबिलिटी हैज अरिजन ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। अगर एक लायबिलिटी ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड अराइज हुई है तो ये करंट लायबिलिटी होगी। जरूरी नहीं, अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया ड्यूरिंग द ईयर तो नॉन करंट भी हो सकता है। ठीक है, साथ बुक रख लें वैसे साथ। नंबर 2 होना चाहिए, सिंपल। अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में तो सर एक ही चीज आती है ना इनमें से, रिवैल्यूएशन गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी तो आता है। नहीं, वहां तो बहुत प्रॉफिट लॉस में आता है, मेरा ख्याल गेन ऑन रिवैल्यूएशन ही है। 3 जरा चलें, कोशिश करें। जर्नलिस्ट पार्टिसिपेशन प्लीज। अपना वैसे ही जरा ध्यान लगा के गैस करें। मेरा ख्याल हम इन्वेंटरीज, प्रोविजन, इंटेंजिबल्स तो देखते देखते यूज टू हैं यार। गवर्नमेंट ग्रांट भी वैसे प्रेजेंट होते जाती है, लेकिन वो कहता है कंपलसरी नहीं है। ठीक है, सही टिक लगा लें। ऑपरेटिंग साइकिल की जरा डेफिनेशन मेरा ख्याल बुक से ही ढूंढना जरा, या पढ़े वैसे। ऑपरेटिंग साइकिल शायद FA1 जेन में आ जाए कुछ, वो भी वैसे पढ़े खुद से जरा। वैसे मेरा ख्याल ऑपरेटिंग साइकिल वर्ड सुना कभी? ऑपरेटिंग साइकिल और वर्किंग कैपिटल साइकिल टाइप चीज है। करें कोशिश जरा। है उसमें भी पेज कौन सा बता रहा है बुक में? 346 में है कोई डेफिनेशन? देखें जरा। 24 होगा वैसे, 34 नहीं शायद। वो जो IS1 के नाम से चैप्टर है। कितना? 246? नहीं, सी नहीं है यार, नहीं ए भी नहीं। सर वहां से पढ़े जरा, किताब अगर खोल ली फिर तो। असल में ये क्या होता था, क्या कहां से लेके कहां तक का टाइम, मतलब असल में ये सप्लायर को पेमेंट से लेके कस्टमर से रिसीट तक का टाइम है। तो रॉ मटेरियल की एक्विजिशन से लेके, ये ज्यादा बेहतर सेंटेंस है। ये सी में क्या मसला होता है? खरीदने से लेके सप्लायर को पेमेंट करने तक, तो ये तो अल्टीमेटली कस्टमर से पैसे आने तक। लिख लें, हमारे पेज नंबर लिख लें साहब। और एक है कस्टमर को डिलीवरी तक नहीं है, ये कस्टमर से पैसे लेने तक है। 6, ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? साथ पेज नंबर 246 में एक डेफिनेशन है। 6 और चंद्र।
None of the above ही है। Inappropriate accounting policy are rectified by, inappropriate accounting policy तो होनी नहीं चाहिए यार। हाँ, नहीं होनी नहीं चाहिए। अगर हो गई है फिर वो गलती है, लेकिन ये नहीं कि आप कोई इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी बनाएं और उसका फिर डिस्क्लोजर दे दें या एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, नन ऑफ द अबव। 7 पढ़े और ढूंढे जरा किस पेज पे। पेज नंबर 243 पे। वैसे कोई बताएं, ईच कंपोनेंट आ जाएगा जहन में, ईच कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वैसे 243 पेज पे है वो, जनरल फीचर्स ऊपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर सफे पे क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए रिपोर्टिंग अंडरटेकिंग का, एंटिटी का, whether the financial statement cover the individual, हाँ जी, या ग्रुप, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, डेट और द पीरियड कवर्ड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज एप्रोप्रिएट, प्रेजेंटेशन करेंसी। इसमें टू नहीं है, नेम ऑफ चीफ अकाउंटेंट नहीं है। हर सफे पे नेम ऑफ चीफ अकाउंटेंट लिखना जरूरी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन बनी इसकी? ठीक है, 8 पहले खुद से ट्राई करें। इसको जरा फर्स्ट पेज पर ढूंढना, एक स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, ये पेज नंबर 193 पे। एक डिस्क्लोजर में स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस होती है, इसके एग्जांपल 1 जो ऊपर दी हुई है। मिल जाएगा पेज 193 पे एग्जांपल 1। एक जनरलाइज स्टेटमेंट, दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ऑप्शन बताएं। These financial statements have been prepared in accordance with the most of IFRS, in accordance with all IFRS except IAS 8 and IAS 2. These financial statements have been prepared in accordance with the selected IFRS. सी ठीक है सर, इसका तो अभी पेज नंबर लिखा है, जहां जहां नजर पड़ जाए। अच्छा नहीं, वो फिर एज एप्लीकेबल इन पाकिस्तान बस नहीं, वो सारे जो स्टैंडर्ड्स बनते हैं वो जरूरी नहीं है कि साथ ही एप्लीकेबल हो जाए। वो फिर इसका एक प्रोसीजर पड़ा था हमने कि वो पर एससीसीपी आई कैप कंसिडर करता है, एससीसीपी को भेजता है, फिर एससीसीपी प्रूव करता है। जब तक ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता, उस वक्त तक एक स्टैंडर्ड बन भी गया है तो पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, जब तक एससीसीपी अपने उसे गजट में लिख ना दे कि ये अब एप्लीकेबल हो गया। तो स्टैंडर्ड बन गया है, लेकिन पाकिस्तान में तभी एप्लीकेबल होगा अगर वो एससीसीपी से अप्रूव हो जाए, और वो प्रोसीजर अभी आया था, शायद दोबारा अभी देखते हैं। नंबर 9 और नंबर 10 करें भी और ढूंढें भी, या 9 चले पहले ढूंढें।
ये पेज नंबर 247 के स्टार्ट में कुछ लिखा है, चेंजिंग फ्रॉम नॉन करंट टू करंट लायबिलिटी, पेज 247। ये पूरा देख के जरा इसकी शॉर्ट समरी बतानी है आपने, ये जो चेंजिंग फ्रॉम नॉन करंट टू करंट लिखा हुआ। ये कुछ आता है याद? बैलेंस शीट डेट से नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अगर कोई लोन है, बैलेंस शीट डेट के बाद नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अगर किसी लोन ने वापस होना तो वो करंट लायबिलिटी है, और अगर 12 मंथ्स के बाद पे होना तो फिर नॉन करंट लायबिलिटी। अगर कोई लॉन्ग टर्म लोन हो लेकिन रीफाइनेंसिंग एग्रीमेंट हो जाए, नहीं अब इसमें वही था, वो IAS 10 की एप्लीकेशन है बीच में। अगर रीफाइनेंसिंग एग्रीमेंट बैलेंस शीट डेट पे हो गया है, रीफाइनेंसिंग का मतलब हाँ मेच्योरिटी डेट आगे चलेगी, मैं शायद वर्ड आपने लिखा होगा, मतलब डेट एक्सटेंड होगी। अगर तो ये एग्रीमेंट टू रीफाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पे हो गया है, फिर तो आप जो एग्रीमेंट हो गया उसके मुताबिक फैसला करेंगे। मींस अगर अगले साल पैसे वापस करने तो करंट है, और अगर अगले साल के बाद पे करना है तो फिर नॉन करंट है। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट बैलेंस शीट डेट के बाद हुआ है तो फिर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में से करंट लायबिलिटीज में लिखेंगे अगर नेक्स्ट 12 मंथ्स में पैसे देने हैं, और जो एक्सटेंडेड टाइम अगर है वो फिर आप नोट्स में एक्सप्लेन करेंगे। सही बताया मैं? ये नीचे लिखा हुआ ना, दीज इवेंट्स, जो लास्ट पैराग्राफ था, if the following events occur between the end of the reporting date and the date when the financial statements are authorized, these events are disclosed in note as a non-adjusting event in as accordance with the IAS 10 refinancing on long term basis। जरा मतलब अप्लाई करके देखना, जरा 9 में आया जरा, ईयर एंड क्या हमारा 9 करवाया जरा, 30 जून 19 है, लेकिन अब जो इट हैज अ लॉन्ग टर्म लोन ड्यू ऑन करंट बनता है, यहाँ तक करंट बनता है, नेक्स्ट 12 मंथ्स में बनता है, लेकिन लोन रीफाइनेंस हो गया 20 जुलाई को, and now it is repaid on 30th, it will be repaid on 30th June, 30th April 2025। बैलेंस शीट डेट के बाद ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसकी वजह से अब ये नॉन करंट हो गया है। अब बुक देख के बताएं इसको क्या करेंगे? हाँ इसे करंट में ही लिखेंगे, हाँ इसे लिखेंगे करंट में और नोट्स में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? करंट में क्यों लिखेंगे? नहीं रीफाइनेंसिंग एग्रीमेंट हुआ है लेकिन ईयर एंड के बाद, ईयर एंड के बाद। जरा एक सेकंड 10 भी करें सर, मेरा ख्याल 10 करना फिर इकट्ठा डिस्कस कर लेते हैं। नहीं अब ये करंट बन गया था वैसे, हमने कोई कंडीशन ब्रीच की थी और नाउ रीपेबल ऑन डिमांड, मतलब अब जैसे वो मांगेगा हमें देना है तो। लेकिन 30 जून 2019 को लेंडर ने एग्री कर लिया है कि वो इस ब्रीच के कॉन्सिक्वेंस के बावजूद
के नतीजे के तौर के बावजूद भी डिमांड नहीं करेगा 30 जून 2020 से पहले। lender agrees not to demand payment as a consequence of the breach prior to giving at least 12 months to rectify the breach। जी, अब यहाँ क्या इशू है? रीपेमेंट ऑफ डिमांड हो तो गई थी, लेकिन 30 जून 2019 पे अभी एग्री हो गया है कि 30 जून 2020 से पहले नहीं मांगेगा। इट मीन नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर नहीं मांगेगा। अब ठीक है, अब कुछ क्लियर है? अब इसमें अब करंट है, नॉन करंट है? ये करंट बन गया था, ऊपर भी करंट बना हुआ है, सिर्फ डिफरेंस इसमें क्या है? वो बैलेंस शीट डेट के बाद एग्रीमेंट हुआ है जिसकी वजह से नॉन करंट हो रहा था, और यहाँ बैलेंस शीट डेट पे एक एग्रीमेंट हो गया जिसकी वजह से ये नॉन करंट हो रहा है। तो बैलेंस शीट डेट पे अगर एग्रीमेंट हो गया तो फिर अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट करेंगे आप, एग्रीमेंट में जो डिसाइड हो गया। और अगर बैलेंस शीट डेट के बाद ही एग्रीमेंट हुआ है जिसकी वजह से नॉन करंट बन रहा है, तो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट में ही लिखेंगे और नोट्स में एक्सप्लेन कर देंगे। अब ठीक है, असल में 30 जून पे नंबर 9 में कोई कंडीशन नहीं है, ये कोई एडजस्टिंग इवेंट नहीं बनेगा। IS10 थोड़ा सा अप्लाई हो रहा है। ये आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ नहीं, तो आप इस वक्त पहले 30 जून 19 पे जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे हम करंट में रखेंगे, लेकिन अब 2020 में जाएंगे डेफिनेटली, तो उस वक्त तो फिर वो ड्यूरिंग द ईयर एग्रीमेंट हो गया हुआ है। तो फिर जब 2020 के एंड पे खड़े होंगे तो एग्रीमेंट ऑलरेडी हो गया हुआ है, तो 2025 में अगर वापस करना है तो वो नॉन करंट लायबिलिटी में रिक्लासिफाई होगा। मतलब इसे एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं। इट मींस नेक्स्ट ईयर जो करना है वो तो करना ही है। नेक्स्ट ईयर के एंड पे अगर आप खड़े होंगे तो उस वक्त तो ये एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन अगर हम 30 जून 19 पे खड़े हैं तो ये एग्रीमेंट अभी नहीं हुआ। तो अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो करंट लायबिलिटी है। नोट्स में बता देंगे कि जी एग्रीमेंट बाद में हो गया, लेकिन 2020 में जाके क्लासिफिकेशन यकीनन चेंज करेंगे। लेकिन अगर यही एग्रीमेंट वो कहता है ईयर एंड पे हो गया है, तो अब अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट फिर आप एक से क्लासिफाई करें। ठीक है जी, बता दें जी 10 का फिर आंसर क्या है जर्नलिस्ट साहब? नहीं, ऑप्शन कौन सी बनती है? बी। ठीक है, पेज नंबर से नोट करते रहे जहां जहां ये हमें जरूरत पड़ेगी। D12 सोचे जरा एक मिनट। आराम से सोचिएगा। ढूंढना क्या आपने? जी, .1 करेक्ट है। क्या इशू है? हाँ जी, प्रॉफिट और लॉस इज द टोटल ऑफ इनकम लेस एक्सपेंसेस। इसके अंदर कंपोनेंट्स ऑफ अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरे में क्या? दूसरा दूसरा सही है। एंटिटी शैल प्रेजेंट विद इक्वल प्रोमिनेंस ऑल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अ कंप्लीट सेट ऑफ। मतलब इक्वल प्रोमिनेंस का सिंपली मतलब ये है कि जिस फॉन्ट साइज में कैश फ्लो दिखा रहे हैं उसी फॉन्ट साइज में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी होनी चाहिए। ये ना हो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इतनी सी जगह पे बन जाए और वो इतनी बड़ी हो जाए। जिस सारी स्टेटमेंट्स को इक्वल प्रोमिनेंस। ठीक लग रहा है? 2 1 में समझ आ गया क्या मसला? बता दें क्या मसला? प्रॉफिट एंड लॉस इज द सम इज द नेट इफेक्ट ऑफ इनकम लेस एक्सपेंसेस ओनली। ठीक है जी, 2 सही है। 3 बारीक सा डिफरेंस ढूंढना। एक मिनट, एक मिनट।
कर लें फिर डिस्कस कर लेते हैं, पहला ठीक लग रहा है मुझे तो। कैश फ्लो जो है ना, कैश फ्लो अप्रूवल बेसिस पे नहीं, तो गलत है स्टेटमेंट। ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग, ऑल नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट कैश फ्लो, फिर कैश बेसिस पे, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अप्रूवल बेसिस पे नहीं है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पे, तो मतलब ये ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सेंटेंस ठीक नहीं है। 2 के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, अब ये जब एरर हो जाए या पॉलिसी चेंज हो जाए तो फिर रीस्टेट करते हैं आप कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को, अनलेस उसे कर ना सके तो ठीक है स्टेटमेंट। शैल रीक्लासिफाई कंपैरेटिव स्टेटमेंट अनलेस रीक्लासिफिकेशन इज, ये समझ आ जाएगा रिक्लासिफिकेशन मतलब कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन पिछले सालों में जाके चेंज करते हैं हम, अनलेस ना कर सके हम कब करते हैं, लेकिन जब एरर हो जाए या पॉलिसी चेंज हो जाए। जी कौन सा आंसर है? बी ठीक है। नहीं पहले में समझ आ गया क्या गलती है? 14 जरा कोशिश करें। अल्लाह करे कि आप इस वक्त कम से कम ये फाइनली स्टेटमेंट मान लें। ये पहले का मीनिंग बताएं जी। मत जाने दें यार, अगर इंफॉर्मेशन मटेरियल ना हो फिर तो डिस्क्लोज दें, सुबह दोपहर शाम दें। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आईएएस वन भाईजान नहीं कहता है कि अगर इंफॉर्मेशन मटेरियल नहीं है तो उसको कुछ भी कर देने की जरूरत नहीं। अगर पॉइंट्स में जा रही हो गेम तो खुदा के लिए आगे चले, वो ये कहना चाहता है। ये सही है स्टेटमेंट? मेरा तो ख्याल है गलत है ये। अगर इंफॉर्मेशन मटेरियल ना हो फिर तो उसी के डिस्क्लोजर तो देने। नंबर 2 पहले सेंटेंस समझे। ये जरा बुक में ढूंढे, ऑफसेटिंग थोड़ा सा पढ़ा था हमने, पेज 245 पे ढूंढे जी जरा ऑफसेटिंग। हाँ एक मिनट जरा पढ़े जरा, ये ऑफसेटिंग नीचे एग्जांपल भी शायद पढ़ी थी, पढ़ ले जरा ये टेबल दरमियान में, ये बताएं जरा ऑफसेटिंग किसे कहते हैं पढ़ के। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन रखें जी प्लीज। मिल जाएगा। ऑफसेटिंग का क्या मतलब है? एक डेबिट और क्रेडिट अमाउंट को आपस में कैंसिल करके प्रेजेंट करने का नाम ऑफसेटिंग है। तो इनकम एंड एक्सपेंसेस कहीं रिक्वायर्ड है कि ऑफसेट कर दें? ये टेबल देखें। हाँ जी, अगर IFRS 15 है तो उसमें रेवेन्यू में से डिस्काउंट अलाउड लेस करके आप प्रेजेंट करते हैं, ये रिक्वायर्ड है बाय स्टैंडर्ड। परमिटेड है, गेन भी है किसी डिस्पोजल पे, किसी पे लॉस भी है, तो कर सकते हैं या जरूरी है? कर सकते हैं, परमिशन है। और नॉट परमिटेड क्या है? सेल है और कॉस्ट ऑफ सेल है, इन्हें आपस में नेट ऑफ करके ग्रॉस प्रॉफिट लिख देना परमिटेड नहीं, ये अलाउड ही नहीं, ये कर ही नहीं सकते आप। एसेट्स एंड लायबिलिटीज में नेट ऑफ हो सकता है? इसका वैसे शायद सिंपल वही है, नहीं रिसीवेबल पेबल कौन सा सेट ऑफ हो सकता है? हाँ जी सेम पार्टी वाला, ये कॉन्ट्रा एंट्री की बहस हो रही है। ऑफसेटिंग शायद रिसीवेबल और पेबल में तभी होती है जब सेम एंटिटी से रिसीवेबल और पेबल हो। तो अब जरा पढ़े पॉइंट नंबर 2, मेजरिंग एसेट्स नेट ऑफ वैल्यूएशन इज नॉट ऑफसेटिंग। पहले इसकी ट्रांसलेशन करें। एसेट्स को मेजर करते हुए नेट ऑफ वैल्यूएशन अलाउंस, वो कहता है ऑफसेटिंग नहीं है। कोई एग्जांपल देंगे क्या करा? सेंटेंस देखिए, आपको दो एग्जांपल्स देने में आएंगे, जब मैं बताऊंगा फिर आते नहीं। हाँ जी, 2 एग्जांपल्स इसके।
डेटर लेस अलाउंस या डेटर लेस प्रोविजन, और फिक्स्ड एसेट्स लेस एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन। कभी करते हैं आप? तो मैंने तो कहा कि एसेट और लायबिलिटी को आप आपस में नेट ऑफ नहीं कर सकते, तो ये एसेट और लायबिलिटी है ही नहीं है। ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्या है? नहीं मतलब क्या है, क्या डिक्रीज, एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन रिसीवेबल है, ये लायबिलिटी तो नहीं है। एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन क्या है? रिडक्शन इन एसेट, ये दोनों रिडक्शन इन एसेट है, तो हम बस प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अगर इनको माइनस करके लिखें तो वो कहता है ये ऑफसेटिंग नहीं है। सही कहता है? ऑफसेटिंग क्या है? हाँ जी, रिसीवेबल और पेएबल को आपस में नेट ऑफ करना। तो अगर किसी रिसीवेबल और पेएबल को आपस में नेट ऑफ करना, वो ऑफसेटिंग है, ये ऑफसेटिंग नहीं है। ये तो रिसीवेबल और पेएबल है ही नहीं। तो इसके जरा एग्जांपल्स लिख लें। नेट एसेट्स नेट ऑफ वैल्यूएशन अलाउंस। तो वैल्यूएशन अलाउंस के मैंने दो एग्जांपल्स लिखने की कोशिश की है। इसी तरह इंपेयरमेंट भी कह सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स लेस एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन लेस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉसेस। माइनस करते हैं हम, ये लायबिलिटीज है, प्रोविजंस है। प्रोविजंस भी नहीं है, प्रोविजन IAS 37 है ना, ये प्रोविजंस भी शायद नहीं है। प्रोविजन क्या होती है? प्रोविजन पहले क्या होती है फिर क्या होती है? पहले लायबिलिटी होती है और फिर अनसर्टन हो सकती है, तो ये लायबिलिटीज नहीं है। प्रोविजंस अगर हो लायबिलिटीज वाली प्रोविजन, वो कहाँ होती है? वो लायबिलिटीज में लिखी होंगी। अगर आपकी कोई वारंटी ऑब्लिगेशन और कोई रीइंबर्समेंट रिसीवेबल हो, नेट ऑफ हो जाता है वो अलग अलग होता है। किसी की तरफ पेएबल है, किसी से रिसीवेबल है, अलग दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में नेट ऑफ हो जाता है। आता है ध्यान में IAS 37? तो बताएं जी फाइनली, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं गलत हैं, कोई कौन सी सही है? हाँ जी दोनों सही है सर। पहली तो खास तौर पे सही है। नहीं करते हैं जी फाइनली, ये साथ थोड़ा सा नोट कर लें। मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम कभी 8-10 मिनट जरूर कहीं ढूंढ के दोबारा जिंदगी में लगाएंगे इस पेपरों से पहले। 15 ट्राई करें। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके चल रहे हैं साथ? नहीं स्टैंड जरा ढूंढ ले कहाँ है। IAS 1 के मुताबिक पहले 2 बताएं जी। IAS 1 जो है, ये ढूंढने जरा कहीं एनालिसिस ऑफ एक्सपेंसेस याद है कहीं? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने के कितने तरीके अलाउ करता है IAS 1? IAS 1 अलाउ करता है दोनों। ये पेज नंबर बताइएगा 247। IAS 1 अलाउ करता है 247 ही या कोई और है यार? पेज नंबर बता दीजिए। नहीं वो तो पॉइंट 1 का है ना, पॉइंट 1 एक सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट 2 जो है ये नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, ये वाला तो वर्ड तो याद आना चाहिए। पेज नंबर 230 पढ़े शुरू से। IAS 1 अलाउ करता है कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस बाय नेचर भी आ सकते हैं और बाय फंक्शन भी आ सकते हैं।
हाँ, कंपनीज एक्ट हमारा क्या कहता है? हमारा मुल्क का जो लॉ है, कानून है कंपनीज एक्ट वाला, वो क्या कहता है? वो कहता है बाई फंक्शन ही प्रेजेंट आपने करना है प्रॉफिट एंड लॉस में, और नेचर नोट्स में बतानी है। आईएएस 1 दोनों अलाउ करता है। तो असूलन पाकिस्तान में क्या चीज एप्लीकेबल रहेगी? प्रॉफिट एंड लॉस में बाय फंक्शन, और नेचर की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स में, नोट्स में देंगे। लेकिन आईएएस 1 में दोनों अलाउड है। याद आ जाएगा ये प्लीज, बाय फंक्शन बाय नेचर। तो ये स्टेटमेंट नंबर 2 ठीक है। Analysis of expense and profit loss may be presented using a classification based on their nature और their, तो प्रॉफिट एंड लॉस में दोनों तरीकों से ठीक है। आईएएस 1 के मुताबिक इस वक्त बहस हो रही है। अब आ जाए 1 पे। 1 में कौन सा पेज कह रहे थे? 47। ठीक है, वैसे इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ये जो बात यहाँ लिखी हुई है ना पॉइंट 1 में, ये स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम जरा ध्यान में लाएं। आपको पता है कैसे बनती है? कहाँ से शुरू होती है? सेल से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक जाती है। हम नॉर्मल क्या करते हैं, अगर अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम हो तो इसके नीचे बना देते हैं। तो ये ठीक है तरीका, मींस एक ही स्टेटमेंट में दोनों। ऑल्टरनेटिवली ये भी किया जा सकता है कि स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बनाई जाए तो सेल से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आ जाए, और अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम उसी सफ़े पर बनाने के बजाय ये सब खत्म कर दें, नेक्स्ट पेज पे हेडिंग दे दें, और नेक्स्ट पेज पे अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम लिख के फिर टोटल कर दें। तो मींस एक ही पेज पे भी ये दोनों स्टेटमेंट्स बन सकती हैं। कौन सी और कौन सी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज स्टेटमेंट ऑफ अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम। ये एक पेज पे बना लें या दो अलग पेजेस पे बना लें। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एक अलग पेज पे बना लें और अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम एक अलग पेज पे बना लें। बोथ इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। लेकिन हम बनाते हुए, आप भी ओवरऑल बनाते हुए क्या यूज कर लें, शायद एक ही पेज पे, लेकिन एक पेज ही रख लें। ये सिंपल एक पेज की बहस हो रही है, या एक पेज रख लें या दो पेजेस पे रख लें, सिर्फ दोनों अलाउड है, ठीक है। तो इसमें मेरा ख्याल है दोनों स्टेटमेंट्स पे फाइनली ठीक बन जाएंगे। एक सेंटेंस समझ आ जाएगा, जरा पढ़ लें पॉइंट 1। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम मे बी प्रेजेंटेड एज अ सिंगल स्टेटमेंट, मतलब एक ही सफा, और इन टू स्टेटमेंट्स, दो सफे, डिस्प्लेइंग, लेकिन क्या क्या अलग दिखाना है, प्रॉफिट और लॉस अलग एंड अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम अलग। वो आपकी चॉइस है कि एक ही सफे पे या दो सफों, या अलग अलग सफा कह लेंगे, ज्यादा सही। ठीक है जी, क्लियर। बाकी अब 16 और 17 जो नीचे दो हैं, ये IFRS 9 है, ये इंडिविजुअली जरा ट्राई करें। ये कर लेंगे मत, सिंपल ही वैसे ही। जीरो का पन, तो जीरो का पन निकला है। 80 मिलियन क्या होता है जी जीरो का पन? ऑल इंक्रीज इन एट रिडम्पशन।
जी सर, कितना बनाया? 88 नहीं? हाँ जी, सही कह रहे हैं आप लोग, लेकिन मैंने टेबल बनाते हुए ना ईयर एंड नहीं लिखा। मैंने टेबल बनाते हुए एग्रीमेंट के मुताबिक डेट लिखी है। ये इधर एक सेकंड बोर्ड पे देख लीजिए जरा। नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? नहीं, 88 पे होगा। ये 8 जो है ये 2 सालों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आधा आधा, लेकिन फिर वो आफ्टर 1 ईयर कंपाउंड होगा। तो टेबल में डेट शायद मैंने वैसे बनाया, वैसे टेबल की जरूरत तो नहीं है। टेबल में डेट शायद एग्रीमेंट वाली आएगी, बाकी जब 8 लेंगे आप तो यकीन वो 6 मंथ्स का क्रू होगा। फिर 8 इंटू, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूँ? 6/12। बाकी जो 8 इंटू 6/12 है वो नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस होगा, और उसके बाद फिर 88 पे नेक्स्ट ईयर का रेट आएगा 10%, और उसका फिर 6/12 और 6/12। लीज भी जेन में लाया मेरा ख्याल है। लीज का टेबल बनाते हुए मेरा ख्याल है आप लोग लीज का टेबल बनाते हुए आप, मेरा ख्याल है कि एग्रीमेंट डेट्स देखते हैं, बाद में फिर उसमें से फिगर उठा के 6/12 9/12 जो भी करना हो, वो जिस तरह लीज का टेबल होता है एग्रीमेंट के डेट्स लिखे होते हैं, और अगर अकाउंटिंग ये डिफरेंट है तो अकॉर्डिंगली फिर एडजस्ट करते हैं एंट्री करते हैं। आ रहा है ध्यान जी? कौन सा आंसर है जी फाइनली? ये सारा 84 नॉन करंट है? वो क्यों? हाँ जी, 2020 में इकट्ठा पे होना, 17 करें। नहीं, अब 8 क्यों है? अब जो 4 हमने कैलकुलेट किया है ये करंट में होना चाहिए। नहीं नहीं, वो मसला नहीं मेरा ख्याल है यार। नहीं नहीं, मेरा अभी मेरा ख्याल है आपने सही नहीं किया। हो तो गया, मुझे लगता है गलती से, लेकिन हो गया। ये पे होने की वजह से नहीं है। हिम्मत करो जो ना, हिम्मत। और सर रेट सेम की बहस नहीं है मेरा ख्याल है। एक बार पढ़े तो सही। नहीं नहीं, ये नहीं हुआ, मेरा नहीं ख्याल ये हुआ है। अभी तो ये पे हुआ ही नहीं है। रीजन रीजन रीजन, हाँ जी, वो नॉन करंट लाइबिलिटी पूछ रहा है, तो ये गलती से ठीक हुआ है अगर आपका हुआ। नहीं मतलब थोड़ी देर पहले गलती से ठीक। 30 जून 2015 पे मैं आपसे एग्री करता हूँ कि 8/8 सेम हो जाएगा, लेकिन पहले 8 की एंट्री क्या है और दूसरे 8 की एंट्री क्या है? पहले 8 की एंट्री है, बी 8 की नहीं है, सॉरी, हाफ की है। हाफ 8 में से भी हाफ की एंट्री है, एक्सपेंस डेबिट और लाइबिलिटी क्रेडिट है। लाइबिलिटी कर लेते हैं, और अगले 8 की भी एंट्री नहीं होनी, वो 1 जुलाई, और फिर वो भी आधा आधा पे होना है। ये जो 4 हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस साल का एक्सपेंस है, ये सेम ही पेमेंट भी होनी है, लेकिन अगले साल होनी है। ये करंट लाइबिलिटी में आना, ये 4 इस वक्त करंट लाइबिलिटी में आना, नॉन करंट में नहीं आना। कर ले हिम्मत सही। 8 इंटू 6/12 बनता 4 ही है, लेकिन ये 4 करंट लाइबिलिटीज में क्यों आना है? हाँ जी, अभी लाइबिलिटी है ये, लेकिन नेक्स्ट 12 मंथ्स में है। हाँ जी, 1 जुलाई 2015 को मेरा ख्याल पे होगा, और फिर जो अगला बाकी 4 आ जाएगा, तो मतलब टोटल लाइबिलिटी शायद अभी भी 84 ही है, लेकिन हमसे सिर्फ उसने क्या मांगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज में बस 80 आएगा, बाकी जो 4 है वो करंट लाइबिलिटीज में आएगा। तो शायद नेक्स्ट ईयर पे, नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे होगा। बाकी जो 4 है फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, फिर वो अगले 6 महीने बाद पे हो जाएगा। ठीक है? अगर वो आपसे पूछे व्हाट इज द करंट लायबिलिटी, तो मेरा ख्याल है कि 4 मिलियन होना चाहिए।